नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम की जो डेट है वो जून में आपकी प्रस्तावित है, जिसकी ऑफिशियल अभी घोषणा नहीं हुई है, परंतु काफी जगह आप ऑलरेडी डेट देख चुके होंगे। तो उसी को ही फोकस में रखते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मई से आपका उसकी क्लासेस, जिसमें आप प्रीवियस ईयर से हम लेकर के चलेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि टॉपिक वाइज रखें या प्रैक्टिस सेट कराएं, वो सारी चीजें आप कमेंट में बताइएगा। तो हम आज आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं, वो पेपर जो आपका कैंसिल हुआ था। तो परीक्षा तिथि थी 22/12/2018, 22 दिसंबर 2018 को ये पेपर हुआ था। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 का पहली पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अगली शिफ्ट का भी हम आगे करा देंगे। तो हिंदी के टोटल 50 प्रश्न आते हैं, आप सभी को पता है। जीके जीएस और करंट मिला करके 50 प्रश्न, और आपका तीसरा पोर्शन रीजनिंग वाला 50। तो इस तरीके से टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। तो जिसमें हिंदी के आज 50 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। एक गद्यांश सबसे पहले आया। गद्यांश में आप देखेंगे कि किससे रहित राज्य किस काम का। तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, डायरेक्ट आप आंसर समझ जाएंगे। वैसे भी प्रियजनों से ही संबंधित यहाँ पर आपको समझ में चारों ऑप्शन में से भी आ रहा है। तो प्रियजनों से अगर रहित है, अगर नहीं आसपास आपके प्रियजन, तो फिर वो किस राज्य किस काम का। जगत का क्या अर्थ है? तो जगत का अर्थ आपका संसार जो है वो होता है, कहते हैं ना सारे जगत। अगला आपका है निष्फल का आशय जो है वो क्या है? तो निष्फल का आशय है आपका, जैसे कहते हैं ना कि आपने मेहनत की और आप निष्फल हो गए, यानी आपने जो मेहनत की उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना निकले, व्यर्थ हो जाए, कहते हैं ना। तो उसी चीज को ही हम व्यर्थ के साथ जाएंगे। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। तो सुख के खेतों को हरा भरा से संबंधित, हरा भरा मतलब ये होता है कि कोई खुशहाली टाइप वाली बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए सुखमय लिखा भी हुआ है, तो जीवन को सुखमय बनाना, बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। किसी का ये गलत ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ऑप्शन 4 और भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के खुद से सोच विचार भी कर सकते हैं। अगला पांचवा प्रश्न आपका, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर आप जानते हैं जिसमें बड़ी मात्रा होती है। अब देखिए अकेला बड़ी ई आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आसानी से आप कह सकते हैं बड़ी ई वाला यहाँ पर ये दीर्घ स्वर में आता है। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, यही 3 टाइप होते हैं। स्वरों के आधार अलग अलग जब होते हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम होठों के खुलने के आधार पर बात करें तो विवृत, समृत, इस प्रकार से आपका डिवीजन हो रखा होता है। तो यहाँ पर जो है ये मात्रा काल के आधार पर, यानी कितनी अवधि, कितना टाइम आप ले रहे हैं, उसके आधार पर जो वर्गीकरण होता है। और देखिए यहाँ पर और लिखे भी हुए हैं कि जैसे छोटा, छोटी, बड़ा ऊ, री, इस तरीके से ये सब ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये सब आपके जो है वो आते हैं। वैसे यहाँ ये छोटा ऊ होना चाहिए था, यहाँ पर ये बड़ा ऊ लिखा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये बड़ा ऊ नहीं छोटा ऊ होना चाहिए था। बाकी संयुक्त स्वर में आपका औ और ये आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन जानते हैं आप, यार अलावा 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर वाह आंसर आपका हो जाएगा। बाकी जो श, श, सा, हा, ये 4 जो आप देख रहे हैं ये आपके ऊष्म व्यंजन जो है वो होते हैं। गा और जा जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन में तो वैसे आप जानते हैं पूरे 25 वर्ण आते हैं। पूरे वर्णों को आप कह सकते हैं संबोधित करने के लिए एक संस्कृत का सूत्र भी होता है, कादमेयो मावसाना स्पर्शा। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आपका आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अल्प प्राण व्यंजन आपका कौन सा है? जब आप उच्चारण करते हैं तो कम वायु जब निकले, समझिएगा कि जब आप उच्चारण करें और कम वायु निकले तो उस कंडीशन में वो अल्प प्राण में आता है, और जब ज्यादा निकले तो महाप्राण में आता है। ये होता है तरीका पहचानने का। पर एक्चुअल में आप देखते हैं जो बटा होता है, जैसे पहले का वर्ग हम ले लेते हैं तो का, खा, गा, इस तरीके से होता है ना डा करके। तो आप देखेंगे जो पहला होता है वो आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा आपका महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, इस तरीके से चलता है। और जब अघोष सघोष की बात होती है तो स्टार्टिंग में अघोष सघोष आ जाता है, लास्ट के थर्ड 3 जो होते हैं वो सघोष में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अल्प प्राण कौन सा होगा? देखिए का, फिर खा और ग तीसरे पे आ रहा है, यानी ये वाला भी अल्प प्राण है और पहला वाला भी। तो यहाँ पर गा ऑप्शन में दिया है, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि गा जो है आपका अल्प प्राण व्यंजन है। ये जो 1 2 3 4 5 या मैंने लाइन खींची है ना, ये कोई भी वर्ग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है प्रत्येक वर्ग का पहला का, चा, टा, ता, प, ये सब वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इसी में ही पहला, तीसरा, पांचवा ये सब आपके इसमें आते हैं। अंतस्थ यार अलावा आप देख ही चुके हैं।
अगला देखिए पूछा गया घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण मैंने अभी बताया स्टार्टिंग के, देखिए घोष और में इसमें केवल लिखा है, तो ना अघोष लिखा है ना सघोष लिखा है, केवल घोष लिखा है, मतलब सघोष ही पूछा गया है। आ लग जाता है मतलब वो चीज नहीं है, तो नहीं नहीं पूछा गया है। तो आप जानते हैं फर्स्ट सेकंड को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या है, बाकी सभी सघोष हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे जा कोई देखिए किस वर्ग में आता है, तो चा वर्ग में आता है, चा छा जा जा, तो जा आ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन में तीसरा, चौथा, पांचवा ये सभी आपके घोष वर्ण में ही आते हैं, इसको सघोष भी कहते हैं तो घोष भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा में गा जा डा दा बा इस तरीके से दिए हुए हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अगला ओष्ठ वर्ण इनमें से कौन सा है, तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है आप जानते हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग छोटा ऊ यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी आप जानते हैं जैसे ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग पूरा आपका आता है, पा फा बा भा मा, ये सब ओष्ठ में। और अगर स्वरों की बात करें तो छोटा बड़ा कंठ वर्ग और ई बड़ी ई तालव्य वर्ण में जो है वो आता है, तो आंसर यहाँ पर आपका छोटा ऊ वाला हो जाएगा। अधिकतर अब प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है ना वो व्यंजन से नहीं पूछता है, ज्यादातर स्वरों से पूछता है, तो स्वरों के वर्गीकरण में भी कहाँ से किसका उच्चारण हो रहा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगला योगरूढ़ शब्द कौन सा है, योगरूढ़ शब्द आप जानते हैं वो शब्द जो आपके सीधे सीधे बहुब्रीहि समास आप कह लीजिए, यानी कोई अन्य अर्थ प्रकट करे। और यहाँ पर एक अकेला जलज वर्ड ही है। जलज मतलब जानते हैं ना, जल में उत्पन्न होने वाला, जैसे कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या होता है, कमल का फूल होता है, तो वो आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा जलज। तो बस आपका योग रूढ़ शब्द वही है जो आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं। अगला देखते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, तो आप जानते हैं महाधन उत्सव, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसमें कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि आपकी हो जाएगी। और इस संधि के नियम को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है कि अर हो जाता है, और बाकी आप नियम पढ़ सकते हैं, बाकी महाप्लस उत्सव हो जाएगा। बैलगाड़ी में कौन सा समास है, बैलगाड़ी में समास कौन सा है, समास विग्रह करेंगे तो बैल की गाड़ी, और इस तरीके से समास विग्रह आप जानते हैं तत्पुरुष समास में ही विभक्ति आती है का की के, तो इस तरीके से आपका बैलगाड़ी का समास विग्रह बैल की गाड़ी हो जाएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अगला कह रहा है आपका आगमन में उपसर्ग कौन सा है, दो ऑप्शन है, एक बड़ा आ एक छोटा, यही कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गमन वर्ड अलग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़ा आ ही यहाँ पर अलग हो जाएगा। बड़ा उपसर्ग के अर्थ की बात की गई तो मतलब होता है सीमा या ओर या समेत, इस तरीके से। बाकी इसे शब्द और देखेंगे, आकाश, आकर्षण, आरंभ, आक्रमण, आचरण, आजीवन, काफी शब्द बनते हैं। रसोईया में प्रत्यय पे पूछा गया है, तो रसोईया या वर्ड आ रहा है आखिरी में, यहां से अगर आप देखेंगे तो ई साउंड से आ रहा है ना, तो इया आपका हो जाएगा प्रत्यय, या नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, रसोईया में इया प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम में क्या है, सा वर्ड है, यानी संस्कृत का। तद्भव में देखिए सा नहीं आता है, सा से संस्कृत, ऐसे याद रख सकते हैं। तो क्षेत्र, गधा, गाय, घर में आप जानते हैं कि गधा का तो गर्दभ होता है, घर का गृह करके होता है, गाय का गौ करके होता है, और यहाँ पर अकेला पहला ऑप्शन बचा क्षेत्र वाला, तो क्षेत्र शब्द क्या है, तत्सम है। यही पूछा गया था ना कि कौन सा शब्द तत्सम है। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे कि सारी चीजें आपको, वो भी फ्री में सारी चीजें हम पढ़ाते हैं, कोई आपका चार्जेस वगैरह नहीं, बाकी लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर तद्भव खेत है आपका इसी क्षेत्र शब्द तत्सम का, और गधा, गाय और घर का यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, जैसे गर्दभ है आपका, गौ है और गृह है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अच्छा कई बार क्या होता है, ग्रह वाला होता है जो वो अलग होता है, एक में ये आप देखते हैं ना ये वाली राह लगती है, तो इनमें इनमें कई बार पूछ लिया जाता है अशुद्धि से संबंधित, तो इनमें जरूर ध्यान रखिएगा कि घर वाला कौन सा है, और एक ग्रह वाला जो होता है, जो आसमान में ग्रह नहीं होते हैं शुक्र ग्रह, वो वाला कौन सा है, तो दोनों में अंतर है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो जीव आपका यहाँ पर जो है वो तद्भव शब्द है, जीवा होती ना तत्सम इसकी, तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देशज शब्द पूछा गया, देशज शब्द बेसिकली वो होता है जो आम बोलचाल की भाषा में आपका निकल करके आता है, तो कटोरा इसमें यहाँ पर हो जाएगा, गोबर, घोड़ा, हल्दी, ये सब में होगा। कटोरा शब्द आपका देशज है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसे और एग्जाम्पल में जूता है, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ, ये सब आपके हो जाएंगे। कौन सा शब्द इनमें से विदेशी है, विदेशी शब्द यहाँ पर जो कहीं आपका अन्य भाषा या जगह से लिया हो, या तो सीधे सीधे आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, टिकट थोड़ा अंग्रेजी वर्ड है, तो ऐसे ही आप छाट सकते हैं, टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का है। और बाकी मयूर शब्द तत्सम है, तद्भव इसका मोर है, वो सब तो दिया गया है, बाकी आंसर आपका टिकट हो जाएगा विदेशी।
कौन सा संज्ञा शब्द है इसमें, हरा, पतला, सभा या गहरा करके। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, कोई नाम या वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं ना, तो वो आपके इसमें आते हैं। यहाँ पर देखिए, तो जैसे पतला है तो ये तो विशेषता बता रहा है, सभा है तो देखिए सभा आपका क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं ना तो उसको हम इसमें रखते हैं, समूहवाचक संज्ञा है आपका, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा। सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है आपका, सर्वनाम शब्द जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वो आपके यहाँ सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे राम आया था, राम संज्ञा है, कौन आया था तो उसकी जगह सर्वनाम यूज हो गया, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी लिखा भी हुआ है हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस तरीके से। अगला इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है जो विशेषता प्रकट करे, जैसे लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। तो विशेषण ऑप्शन में से जाएंगे तो अच्छा ये प्रश्न है, उचित हो जाएगा। क्यों कहते हैं ना कि ये कार्य उचित नहीं है, अनुचित नहीं है, उसकी विशेषता ही तो प्रकट कर रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण है, संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव इस प्रकार से अगर व्यक्त होता है तो आपका इसमें आ जाएगा। और भी जैसे होता है ना, कहते हैं भला बुरा उसका कैसा सोच रहे हैं, उचित अनुचित, ये सब विशेषण विशेषता ही तो प्रकट कर रहा है। अगला देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जब प्रेरणा की भावना आपको उस पर्टिकुलर शब्द में ही दिख जाए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि खुद स्वयं ना काम करके दूसरे को प्रेरित करे। अब यहाँ पर देखिए, उठना है, चमकना है, गिराना है, देना है, तो गिराना वर्ड देखेंगे, क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि दूसरे से संबंधित है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ता खुद ना कर करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अव्यय शब्द इनमें से कौन सा है, अव्यय मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता है, उत्तर, ठीक, जापान या कृष्णा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ठीक जो वर्ड होता है ऐसे यूज होता है, चाहे आप किसी सब्जेक्ट के साथ यूज करके देख लीजिए तो आपका ये बदलाव नहीं होता है, तो यही आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये भी लिखा है, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते हैं मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, इस तरीके से। पक्षी का पर्यायवाची, ये पूछा बहुत जाता है, पक्षी का पर्यायवाची आपने देखा होगा, ये उसके बाद भी कई एग्जाम हुए उनमें पूछा गया है, तो आप जानते हैं विहग जो है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है, और खग पर्यायवाची होता है, पखेरु होता है, परिंदा होता है, अंडज होता है, और मछली के पर्यायवाची भी देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, भूदर। मछली का पर्यायवाची भूदर नहीं, मछली का पर्यायवाची मीन है केवल, और ये जो पर्वत का पर्यायवाची है वो भूदर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो है बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा, तो जटिल कहते हैं ना बहुत कठिन है, तो विलोम सरल हो जाएगा, ऑप्शन में है पहला ऑप्शन सरल, तो यही हो जाएगा। कुटिल का विलोम भी सरल होता है, ये चीज देखिए दे रखी है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, गे तो बिल्कुल नहीं होगा, दे वर्ड हो सकता है, बाकी ऑप्शन में पे दे रखा है, दान दे रखा है, तो बाकी सब कट जाएंगे, दे ऑप्शन ही हो जाएगा। तो जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द होता है दे, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिन और दीन, इस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। दिवस देखिए, दिन मतलब होता है दिवस वाला ही दिन होता है, और गरीब होगा नहीं, सुबह होगा नहीं, दोपहर होगा नहीं। दीन मतलब होता है, कहते हैं ना दीन दुखियारे, तो वो गरीब से ही संबंधित होगा, तो पहला ही ऑप्शन अकेला आपको दिख रहा है एकदम सही, तो यही आपका सही हो जाएगा, दिन और दीन मतलब दिवस और गरीब करके। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, अनेकार्थक यहाँ पर देखेंगे, साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। यहाँ पर अकेले एक अंबर ही आपको देखने को मिल रहा है जो अनेकार्थक होता है, बहुत से अलग अलग अर्थ होते हैं अंबर के अर्थ में, जैसे वस्त्र भी होता है आपका, और जैसे कपास भी होता है आपका, जैसे मेघ भी होता है। एक आपने सुना होगा वहां उसमें उदाहरण में काफी पूछा जाता है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, तो उन सभी अर्थों से भी आप इसके अर्थ तक पहुंच सकते हैं, तो अंबर ही आपका जो है वो हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है कौन सा है, तो आप जानते हैं परीक्षण में रा में बड़ी की मात्रा लगती है, परीक्षा जो है यहाँ पर देखेंगे तो सही लिखा है, प्राण में ड़ा शब्द यूज होता है, तो यहाँ पर तो ना यूज हुआ, ये भी नहीं होगा। और बचा आपका कौन सा, पूज्य तो होता नहीं, पूज्य होता है, बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, तो बाकी सब गलत है, आपका परीक्षा ही यहाँ पर सही होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कैसे कैसे इनके शुद्ध रूप हैं, जैसे अशुद्ध वर्तनी दी गई है, और इनका शुद्ध रूप है जैसे पूज्य लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, परीक्षण और प्राण। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, जैसे प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और प्रामाणिक, ये चार दे रखे हैं। अब अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध यहाँ पर देखेंगे तो प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले ही आपको क्लियर गलत दिख रहा है, देख लेते हैं, हाँ यही सही है,
यानी कि प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, आ की मात्रा भी लगती है। बाकी प्रादेशिक भी सही है, माधुर्य भी सही है, व्याप्त भी सही है। अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होता है? तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर होता है। तो में और पर होता है, पर वाला ऑप्शन यही है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। में पर आपका यहाँ पर दिया भी हुआ है, बाकी और भी के दिए हुए हैं वो तो आपको पता ही है। अच्छा, एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि बाकी सभी जो ऑप्शन दिए इनमें कौन सा किसके लिए यूज होता है। जैसे आप जानते हैं अपादान अलगाव के संदर्भ में होता है, तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला देखते हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है, कौन सा है? क्षमा है, घट या छटना, नहीं नहीं, घटना लिखा है और क्षेत्र लिखा है, रीति लिखा है। पुल्लिंग शब्द आपका आप वाक्य बना करके देख सकते हैं। जैसे क्षमा जो है दी जाती है, दी जाता है नहीं होता है, तो ऐसे घटना घटती है होता है। अगर घटता है होता तो वो पुल्लिंग होता। यहाँ घटती है आ रहा है, यानी ये स्त्रीलिंग है। क्षेत्र जो होता है उस पर कब्जा किया जाता है, तो जाता है आ रहा है, मतलब यही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी रीति के अनुसार ये तो आपका वैसे ही स्त्रीलिंग में आएगा, तो बाकी सभी स्त्रीलिंग है। क्षेत्र आपका जो है वो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि पुल्लिंग है। तो कुल मिलाकर के आप वाक्य बना करके देख लेंगे, गलत नहीं होंगे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है स्त्रीलिंग बताइए। जैसे दुख आता है या दुख होता है, दुख होती है नहीं होता है, होता है मतलब ये आपका पुल्लिंग है, जबकि छाटना स्त्रीलिंग है। लेख लिखा जाता है, लेख लिखी नहीं जाती है, लेख लिखा जाता है, यानी ये भी आपका पुल्लिंग है। स्पर्श किया जाता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। बचा गरीबा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा जो कि स्त्रीलिंग है। तो बाकी ऑप्शन काट के भी आप पहुंच सकते हैं। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन वाले आपकी लिस्ट है, बहुवचन वाली लिस्ट है, एक बार रट लीजिए, बार बार आता है, गलत नहीं होगा आपका। तो जो सदैव बहुवचन में यूज होता है वो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो देख रहे हैं, दर्शन। दर्शन शब्द आपका सदैव बहुवचन में यूज होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, काफी बार रिपीट होता है। बाकी देखिए और भी लिखे हुए हैं कि दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओट, ये सभी जो है हमेशा आपके बहुवचन में ही यूज होते हैं। नारी का बहुवचन नारियां हैं, लता का बहुवचन लताएं हैं, गाय का बहुवचन गायें हैं। इनमें से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? जैसे लिखा है मैं घर जाता हूँ, राम घर गया था, और वह जा रहा है और वह पुस्तक पढ़ेगा। तो भूतकाल मतलब जो चीज पहले हो चुकी हो, तो राम घर गया था पहले चीज हो चुकी है, तो यही सही हो जाएगा। देखिए ये 2018 का पेपर है, तो इसलिए इतने सीधे सीधे इन्होंने पूछ लिया। अब इन भूतकाल के टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हेतु हेतु मत भूतकाल, इस तरीके के जो टाइप्स है ना, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। इनमें से भाववाच्य कौन सा है? भाववाच्य आप देखेंगे इनमें से जो भाव प्रकट करे, तो जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, ये तो ऐसा भाव नहीं प्रकट हो रहा है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये है भाव। उससे खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, ये सब क्या है? ये सब भाववाच्य है, तो यही सही हो जाएगा। मेन प्रीवियस ईयर से स्टार्ट ही इसलिए हमने किया, आपको समझ में आए कि किस किस चीज पर आपको मेन फोकस करना है। वाक्यों को पहचानना आना चाहिए, मिश्र वाक्य जितना अभी तक देख चुके ना, उन सबको हर चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो मिश्र वाक्य में से बताइए। जैसे विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी और जब सवेरा हुआ तब लोग बाहर गए। तो ये कॉमा लगा हुआ है, मिश्र वाक्य आप आसानी से छाट सकते हैं, डी वाला ही ऑप्शन होगा भी। और मिश्र वाक्य में मेन जो तरीका होता है वो छाटने का, वो होता है कि एक मान जो वाक्य होता है वो मेन होता है, जिसको हम प्रधान वाक्य भी जो है वो कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो उस पर बेस्ड होता है, उस पर आश्रित होता है। सेम यही चीज यहाँ देखने को मिला कि जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो एक दूसरे पर डिपेंड है और एक मेन है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। बाकी इसमें और भी छाटने के तरीके होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि आपस में की या जो या क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब जब, तब जहां वहां, जिधर उधर, अगर आदि, यदि तो, यथापि तथापि, इनसे भी अगर जुड़े होते हैं तो वो भी आपका क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका मिश्रित वाक्य को। जैसे आपने यहाँ पर वाक्य में देखा भी कि यहाँ पर तब वर्ड यूज किया गया है, तो तब वाला क्या दर्शा रहा है? कि ये मिश्रित वाक्य का ही उदाहरण है। क्लियर हुआ आपको? चलिए देखते हैं अगला। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश। क्लियर आपको समझ में आ रहा है? मैंने कुछ होता ही नहीं है, मुझे जाना है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। पहला ही मैंने वर्ड ही गलत है। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर पूछा गया है कौन सा है? ये तो सभी जानते हैं, बी वाला ऑप्शन प्रश्न चिन्ह है। बाकी बाकी जो है, जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के अलावा ये पूर्ण विराम है, विस्मयादि बोधक भी आप जानते हैं। ज्यादातर जो कंफ्यूज होते हैं वो अर्ध विराम और अल्प विराम में होते हैं, तो अर्ध विराम और अल्प विराम में कंफ्यूज नहीं होएगा। एक जो अल्प विराम होता है उसमें केवल कॉमा लगता है, और जो अर्ध विराम होता है उसमें कॉमा के ऊपर इस तरीके से बिंदु भी लगता है, जिसकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगला 40 प्रश्न है, आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो असंभव काम जो है वो
होना, तो ये तो नहीं होगा। कहते हैं ना आसमान फट जाना मतलब होता है किसी के ऊपर अचानक से कोई मुसीबत आ जाए, वही है अचानक आफत आ जाना, यही आपका सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो स्वावलंबी का मतलब होता है कि पानी फेर देना नहीं होगा, पैरों पर खड़ा होना ही यही हो जाएगा। जब आप पैसा कमाने लगे, अपने आप से खुद सारी चीजें करने के लिए कैपेबल हो जाएं, तो यही आपका हो जाएगा कि भैया हम स्वावलंबी हैं। अब स्वावलंबी का मतलब घमंडी से मत लगा लीजिएगा, तो वो हो जाएगा। अगला 42 प्रश्न, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होया? भैया जैसा काम करेंगे वैसे ही तो फल मिलेगा। तो कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है होगा, या जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कर्म और फल का संबंध ही नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। देखिए कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने चौथा ऑप्शन भी बहुत अच्छा दिया है, परंतु जो एक्चुअल अर्थ दे रहा है ना वो बी वाला ही ऑप्शन दे रहा है कि बोए पेड़ बबूल के, यानी कि जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही जो लोगोक्ति है वो क्या होता है? वो होता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये तो नहीं होगा। पांचों उंगलियां घी में होगा, कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां भैया जी की घी में है, मतलब कि हर तरफ से उसको लाभ ही लाभ हो रहा है। मूल पाठ की का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? ऐसे प्रश्नों पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, वो तो कर लेंगे आप भी हम भी सभी। असली जो आगे पीछे होते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चनों में होते हैं जहां चारों एक जैसे लगते हैं। अब मूल पाठ जो होता है उसका जब व्याख्या के साथ करेंगे अनुवाद, तो वो व्याख्या अनुवाद कहलाता है। जब शब्द के पर्टिकुलर एक एक शब्द के अकॉर्डिंग, तो शब्दानुवाद। जब भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि आप कविता में देखते हैं तो उसमें भाव बेसिकली कविता का कुछ निकल रहा होता है, वो भावानुवाद हो जाता है। तो ऐसे आप नाम से भी पहचान सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा भी है, स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। मूल पाठ की विचार सामग्री या भावधारा का अनुवाद भावानुवाद कहा जाता है। मूल पाठ को अन्य भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करना सारा अनुवाद कहलाता है। इस तरीके से अगला कह रहा है, ब्रज हिंदी की कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके वाले क्वेश्चन जरूर आपको फोकस करने हैं। आपका ये पश्चिमी हिंदी जो है वो सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में जो उपभाषाएं आती हैं वो ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है और राजस्थानी है। ये 5 आपके नाम देखने को मिलते हैं। टोटल 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी में आती हैं, और ये आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जरूर से जरूर आपको याद रखना है। बाकी पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाओं में कौन कौन सी हैं? तो उसमें आप अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी देखते हैं, तो इसको जरूर से जरूर रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके अंदर भी भाषाएं आती हैं, जब हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज में देखेंगे ना तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अगला है, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद कौन सा है? तो आप जानते हैं अमेंडमेंट मतलब अधिकतर संविधान में आप शब्द जो है वो देखते हैं तो संशोधन वर्ड वहां पर देखने को मिलता है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि सूर सागर के रचयिता जो है आपका कौन है? तो आप जानते हैं सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी की और जो रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, यही 3 है ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी 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 भक्ति काल की सगुण मार्गी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, ये भी पता होना चाहिए कौन सी काव्य धारा में जो है ये आते हैं। अ, अगला कह रहा है, रीतिकाल का कवि जो है वो कौन है? अच्छा, एक चीज कमेंट में और जरूर बता दीजिएगा कि हम एक लाइव टाइमिंग भी सेट कर दें, जिसमें इसके प्रैक्टिस सेट जो है वो कराएंगे, तो वो लाइव टाइमिंग कितने की रखें? शाम की, वैसे तो हमारी पुरानी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, अभी तो आंसर दिए हुए हैं तो हम इसको एक लाइव की तरह ना डायरेक्ट आप देख रहे हैं, बाकी हम आगे इसको लाइव की तरह प्रैक्टिस सेट जो है वो तो लाइव ही कराएंगे, ताकि आपका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आए। तो कमेंट में टाइमिंग भी अवश्य बताइएगा। रीतिकाल का कवि जो है वो कौन है? रीतिकाल का कवि आप जानते हैं इनमें से? तो बिहारी हैं रीतिकाल के जो है वो कवि, और इनकी प्रसिद्ध रचना आप जानते हैं बिहारी सतसई है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद काल के कवि हैं। अगला, उसने कहा था कहानी के लेखक जो है वो कौन है? तो आप जानते हैं ये कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनकी है। तो आपने देखा कि 2-4 रचनाएं भी लास्ट में पूछी जा रही हैं, ज्यादा नहीं आई है पर आई हैं, तो आपको रचनाएं भी साइड बाय साइड पढ़ना है। बाकी रचनाओं को तो आपने ट्रिक देखी होगी, हमने एक से एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है। नहीं देखी हो तो बालाजी स्टडीटर रचनाएं सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट। कहानी के लेखक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे घंटाघर है, जैसे धर्मपरायण रीछ है, पाठशाला है, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, इस तरीके से हैं। तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि बाकी जो अगले पोर्शन के क्वेश्चन हैं जिसमें रीजनिंग
के 50 क्वेश्चन और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन वो अलग से देखेंगे। तो हम 50-50 करके क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं। उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है। आंसर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बाकी इनके बारे में लिखा है कि इनकी रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार ये सभी रचनाएं भी हैं। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी पूछ लेते हैं, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये इसी सेट का है। फर्स्ट शिफ्ट दिसंबर 2018 का पेपर और फर्स्ट शिफ्ट का उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में कि छौछा दरगाह शरीफ जो है आपका स्थित है। आप देख रहे हैं कि अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन जीके जीएस में भी पूछे गए थे। तो अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तभी आप जो पहले से पेपर के लिए तैयार होंगे, तभी आप पेपर निकाल पाएंगे। तो अपनी तैयारी को जो है वो एकदम रफ्तार से बढ़ा दीजिए। तो ऑप्शन संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर और चौथा ऑप्शन है सुल्तानपुर। तो चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सब सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।